हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में। सीपीसी का सेक्शन 11 हमें बताता है रेस जुडिकाटा के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेस जुडिकाटा का मीनिंग, डेफिनेशन और इससे जुड़े मैगजीम्स के बारे में हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 की 8 एक्सप्लेनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेस जुडिकाटा का मीनिंग क्या है। जब एक कॉम्पिटेंट कोर्ट किसी मैटर के बारे में अपना डिसीजन दे चुकी है, बट उसके बाद भी सेम पार्टीज सेम मैटर को लेके किसी दूसरे कोर्ट में जाते हैं, तो उस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि किसी भी केस की एक एंडिंग होनी चाहिए। अगर एक ही मैटर को लेके पार्टीज बार बार कोर्ट में जाएगी और कोर्ट बार बार उसी मैटर पर प्रोसीडिंग करेगी, तो उस केस की कहीं पर भी एंडिंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस की। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि फॉर्मल सूट किसे कहा जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए ने किसी कोर्ट में एक सूट फाइल किया। ए ने ये सूट 1 जुलाई 2022 को कोर्ट में फाइल किया। उसके 2 मंथ्स बाद ही ए ने किसी दूसरी कोर्ट में सेम सूट फाइल कर दिया। अब दोनों ही कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, पर जो भी कोर्ट इस सूट का डिसीजन पहले देगी उसी को फॉर्मल सूट कहा जाएगा। जिस कोर्ट में बाद में सूट फाइल किया गया है, अगर वो कोर्ट पहले इसका डिसीजन दे देती है, तो उस सूट को फॉर्मल सूट कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 2 की, जिसमें कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट के बारे में बताया गया है। For the purpose of this section, the competency of a court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court। यानी कि जो फॉर्मर कोर्ट है जिसने सूट का डिसीजन दिया है, उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन किया जाएगा कि वो कोर्ट उस मैटर को लेकर डिसीजन सुनाने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजन ऑफ अपील। किसी भी सूट के डिसीजन के लिए पार्टी अपील में तो जा ही सकती है, बट अगर जिस कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, तो उस केस में डिसीजन को वॉइड कर दिया जाएगा और सेम लेवल की कोर्ट में बट कॉम्पिटेंट कोर्ट में केस को ले जाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 3 में दिया गया है कि फॉर्मल सूट में एक पार्टी मैटर को एलिज्ड करेगी और दूसरी पार्टी या तो उसे एडमिट करेगी या डिनाई करेगी। ये एडमिट या डिनाई एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन 4, जो कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से जानी जाती है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को समझने से पहले हम सूट और इशू के बीच के डिफरेंस को जान लेते हैं। जब भी कोर्ट में एक सूट फाइल किया जाता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। जैसे कि ए को बी से बहुत सारे इश्यूज हैं उसके लिए, बट वो सेम ही सूट फाइल कर सकता है। अब हम जानते हैं कि अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मीनिंग होता है। जब भी कोर्ट में कोई सूट फाइल किया जाता है जिसमें कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट अगर सूट फाइल करने वाला पर्सन किसी पर्टिकुलर इशू के बारे में कोर्ट में बताना भूल गया, बट वो इशू दायर किए हुए इश्यूज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में उस पार्टी को कोर्ट में बताना चाहिए था, बट इन केस वो नहीं बताया, तो उस केस में भी उस इशू पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इसे ही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहा जाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने कोई सूट फाइल किया है जिसमें 4 इश्यूज उसने फाइल किए हैं, बट एक इशू जो उस केस से जुड़ा हुआ था उसे वो फाइल करना भूल गया। अब कोर्ट ने उस केस का डिसीजन सुना दिया है। थोड़े टाइम बाद वो कोर्ट में जिस इशू को दायर करना भूल गया था उस इशू को लेकर जाता है और दोबारा से उस इशू के लिए सूट फाइल कर देता है। अब यहाँ पर कोर्ट इस पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए उसका सूट फाइल करने से मना कर सकती है, क्योंकि जो इशू अब वो लेकर आया है, इस इशू को जब उसने पहले सूट फाइल किया था तब उसे रेस करना चाहिए था। अब इस इशू को कोर्ट में हर्ड एंड डिसाइडेड माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 5, जिसमें कहा गया है
any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। यानी कि प्लेंटिफ ने जब कोर्ट में अपना सूट फाइल किया, यानी कि प्लेंट फाइल की, प्लेंटिफ ने जो भी उसमें रिलीफ मांगे थे, अगर वो डिक्री में यानी कि डिसीजन में उसे वो रिलीफ नहीं दिया गया तो उसको रिफ्यूज माना जाएगा। अब उस रिलीफ पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 6 की। इसमें बताया गया है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई सूट फाइल करता है जिस पर डिसीजन दे दिया गया है, उस पर भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। उससे जुड़े लोग अब उसी मैटर को दोबारा से कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अगर वो लेकर जाएंगे तो उस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ऐसे ही सेम रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव सूट वो होता है जिसमें एक पर्सन और भी लोगों की तरफ से कोर्ट में केस फाइल करता है। जैसे कि A ने A, B, C और D की तरफ से कोर्ट में सूट फाइल किया। इस सूट को फाइल करने से पहले A को B, C और D को इन्फॉर्म करना होगा कि वो उन सब की तरफ से कोर्ट में सूट फाइल कर रहा है, और अगर वो लोग एग्री करेंगे तभी वो उनकी तरफ से सूट फाइल कर सकता है। जब ए सूट फाइल कर देगा और उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगी तो वो सभी पर ही अप्लाई होगा। अगर अभी ए ने सूट फाइल किया है, डिसीजन आने के बाद बी सेम मैटर को ही ले जाकर कोर्ट में दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी फॉर्मर सूट का ही पार्टी माना जाएगा। ऑर्डर नंबर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 7 की, जिसमें बताया गया है कि रेस जुडिकाटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पर भी अप्लाई होता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया जिसमें कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि बी ए को 1 लाख रुपीस पे करेगा। यहाँ पर बी जजमेंट डेटर बन जाएगा क्योंकि उसे ए को कुछ अमाउंट पे करना है। डिसीजन आने के बाद बी को इस डिसीजन का एग्जीक्यूशन करना है। इस एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट अब वो दोबारा से जा करके किसी भी कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए एक्सप्लेनेशन 7 में बताया गया है कि रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एग्जीक्यूशन पर भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 8 के बारे में। An issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in a subsequent suit। अगर कोई भी कोर्ट जिसकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, जैसे कि अगर कोई कोर्ट है जो कि 50,000 रुपीज़ तक के मैटर को ही डिसाइड कर सकती है, तो इस टाइप की कोर्ट को लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट कहा जाएगा। और अगर कोई पर्सन इस कोर्ट में सूट फाइल करता है और उस सूट से रिलेटेड वैल्यू भी 50,000 रुपीज़ तक की ही है और उसका डिसीजन सुना दिया जाता है, बट कुछ टाइम बाद उस लैंड की वैल्यू 4 लाख रुपीज़ हो जाती है। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिस कोर्ट ने उसका डिसीजन सुनाया था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी। अब इस मैटर पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।